बच्चों गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों का पहला दिन था, कोर्स का भी पहला दिन था, चैप्टर का भी और स्कूल का भी। आज दूसरा दिन है। आशा करता हूं कि आप लोग जो कल सवाल दिए थे उसको बना करके लाए ही होंगे। आज हम आंशिक भिन्न में ही, और कल के सवाल इतने सरल थे कि मेरे को नहीं लगता कि उसमें और कुछ सवाल बताने की आवश्यकता होगी। हम उसके बाद का आगे का देखते हैं। और जो हम कल पढ़ रहे थे उसमें यह था कि आंशिक भिन्न ज्ञात करना जब हर अलग अलग हो, और हमारे अंश में एक थे। यहां पर px प्लस क्यू बटे x प्लस ए और x प्लस बी का आंशिक भिन्न ज्ञात करना। जो हम पिछले कालखंड में किए थे ठीक उसी तरीके से ये भी है। अंतर इतना है कि अब इसके अंश में एक बहुपद है जो कि px प्लस क्यू के रूप में है, और हर में इसके जो गुणनखंड है इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, रिपीट नहीं हुआ है, और दोनों अलग अलग गुणनखंड है। x प्लस ए एक गुणनखंड और x प्लस बी। सेम जैसा पहला वाला था ठीक उसी तरीके से ये भी बनेगा। ये हम लिख लेते हैं इसको px प्लस क्यू बटे x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू a अपान x प्लस ए प्लस b अपान x प्लस बी। इसको समीकरण, इसको हम मान लेते हैं, मान लो लिख लिए, और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे दिए। अतः क्या हो जाएगा ये px प्लस क्यू बटे x प्लस ए और x प्लस बी बराबर a x प्लस बी प्लस b x प्लस ए बटे x प्लस ए और x प्लस बी। यह इसका हमने लघुत्तम निकाल लिया। लघुत्तम निकालने के पश्चात लिख लिया। इसके लिखने के पश्चात देखिए दोनों का हर समान है तो दोनों का हर आपस में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बच जाएगा px प्लस क्यू बराबर a x प्लस b प्लस b x प्लस a। समीकरण नंबर 2 कल जैसे ही चल रहा है हमारा पूरा। अब समीकरण नंबर 2 आने के बाद में चूंकि समीकरण 2 एक सर्व समीका है, अतः x प्लस ए बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा ऋण a। x बराबर ऋण 1 समीकरण 2 में रखने पर, जब हम इसका मान को समीकरण 2 में रखते हैं तो ये मिल जाता है हमको px प्लस क्यू इक्वल टू a, x का मान है ऋण a प्लस b प्लस b ऋण a प्लस ए। x का मान ऋण a है तो जहां जहां x आ रहा है वहां पर हम ऋण a मान को रख देते हैं। यह मिल गया। यहां पर भी ऋण a रखेंगे तो ये ऋण pa हो गया, यहां पर ऋण चिन्ह है तो ऋण pa धन q बराबर a b ऋण a धन 0। ये कट जाएगा, चाहो तो काट भी सकते हो आप इस तरीके से। ये कट गया, 0 हो गया, या a इक्वल टू हो जाएगा q ऋण पी ए बटे बी ऋण ए।
यहां पर पक्षांतर करके हम a का मान निकाल लिए। चूंकि धनात्मक को हम शुरू में लिखते हैं तो ऋण PA धन Q नहीं लिख करके उसको Q ऋण PA लिख लिए, बटे ऋण A धन B नहीं लिख करके B ऋण A लिख लिए। ये हमारा नंबर 3 मिल गया। पुनः x धन b बराबर 0, तो x बराबर ऋण b, x का मान ऋण समीकरण 2 में रखने पर वही प्रक्रिया को हम फिर से दोहराते हैं। जब उसी प्रक्रिया को हम फिर से दोहराएंगे तो क्या मिल गया हमको, p समीकरण 2 में, समीकरण 2 देखिए क्या है, px प्लस q, तो x के जगह हम रख दिए ऋण b प्लस q इक्वल टू a माइनस b प्लस b प्लस b माइनस b प्लस a। x के जगह माइनस b रख दिए। अब यहां पर देखिए ये माइनस b और प्लस b कैंसिल हो गया। क्या मिल गया हमको, माइनस pb प्लस q इक्वल टू 0 प्लस b और ये a माइनस b। माइनस b प्लस a है, हम इसको a माइनस b लिख दिए, या b का मान निकल गया q माइनस pb बटे a माइनस b। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। इस तरीके से हमारा a और b का मान निकल गया। अब इस a और b का मान को उठा करके हमको कौन से समीकरण में रखना है, नंबर 1 में। नंबर 1 में 2 भाग हम माने थे, a बटे और b बटे, तो उसको उठा करके हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में। इधर का नीचे का मिटा देते हैं। ए व बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे तो ये हो गया px प्लस q बटे x प्लस a x प्लस b इक्वल टू, a का मान कितना निकाले थे हम, q माइनस पी ए बटे x प्लस ए और b माइनस ए। ये b माइनस ए और यहां पहले से हमारा x प्लस ए है तो उस x प्लस ए को रख लिए, प्लस b का मान निकाले हम q माइनस पी बी बटे x प्लस बी और a माइनस b। चलो इसको a माइनस b। यहां पर देखिए हम धन चिन्ह का लगा है, थोड़ा सा याद रखने के लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे कि x प्लस a आया तो यहाँ पर माइनस a है, ऊपर में माइनस पी ए है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है, ऊपर में माइनस पी बी है, तो x प्लस बी है, यहाँ पर b माइनस है। एक क्रमबद्धता दिखती है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात था, इसका जो भी वैल्यू आएगा यही हमारा आंसर होगा उसका। नीचे में हर में कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब 4 स्थितियां आएंगी हमारे पास, चार स्थितियां आएंगी का मतलब इसी प्रकार px प्लस q बटे
x माइनस ए एक्स माइनस बी, फिर पी एक्स प्लस क्यू प्लस प्लस का है x प्लस ए एक्स माइनस बी पी एक्स प्लस क्यू x माइनस ए और x प्लस बी। ये चार स्थितियां हमारी अलग अलग बनेंगी और इन चारों स्थितियों में हल करने का तरीका हमारा पूरा वही है। x बटे एक गुणनखंड को a के बटे में लिख लेना है, दूसरे गुणनखंड को हमारे b के बटे में लिख लेना है। हो सकता है a का मान ऋणात्मक आए या कभी b का मान ऋणात्मक आए। पैटर्न पूरा वही है। आपको यदि हम b माइनस ए या a माइनस बी इस तरीके से बार बार बताएंगे तो उससे वो कोई मतलब नहीं है। महत्वपूर्ण चीज है उस सवाल को हल करने की क्रियाविधि, और क्रियाविधि में हम आपको बताएं कि a और b के रूप में यदि दो गुणनखंड है यहाँ पर तो a और b के रूप में ही लेना है, जैसे हम पिछले कालखंड में किए थे। क्या मान आता है यहाँ पर इसमें हमको ध्यान नहीं देना है। तो चाहो तो आप इसको ऐसा भी फिर लिख सकते हो, a बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी। इसको ले सकते हैं हम a बटे एक्स प्लस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी। इसको ले सकते हैं हम a बटे एक्स माइनस ए और इधर b बटे एक्स प्लस बी। अब इसको अलग अलग हल करेंगे, इस तरीके से निकालेंगे तो इसके आगे का आप लोगों से हो जाएगा। इसी प्रकार आपको उसको करना है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद फिर इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्नावली और अभी के प्रश्नावली में आप देखे होंगे कि बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जहां पहले ऊपर में अचर राशि थी, एक लेकर के हल किए थे, यहां पर वो बहुपद में है px प्लस q में। पैटर्न, सवाल का हल करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रश्नावली 1.2 का एक क्वेश्चन उठाते हैं हम। 2x धन 3 बटे x ऋण 1 और x धन 1 और x ऋण 3। पहले जो हम फार्मूला जब ये कर रहे थे तो दोनों धन धन वाला लेकर के हल किए थे। हमारे यहाँ पर जो गुणनखंड है एक धन में है और एक ऋण में है। तरीका पूरा वही है। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए टू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू a अपान एक्स प्लस 1 प्लस b अपान एक्स माइनस 3, इसी को लिख लिया मान लो करके और इसी को डाल दिया नंबर 1। अतः 2x प्लस 3 बटे x प्लस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू a एक्स माइनस 3 प्लस b एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3, या 2x प्लस 3 इक्वल टू नीचे के हर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों साइड के ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा?
2x प्लस 3 इक्वल टू ए एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस 1। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। अब समीकरण 1 और 2 मिल गया। यहां पर हम वही लिखते हैं, समीकरण 2 एक सर्व समीका है। अतः x धन 1 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 1 समीकरण 2 में रखने पर आप कोई भी मान को बड़े आसानी से रख सकते हो। आपको प्रश्न देखने से पता चल जाएगा कि आपको क्या मान रखना है। यहाँ पर जैसे, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं x धन 1 को पहले लिख दिया तो उसी का मान लिखना है। आप a का भी निकाल सकते हो, आप b का भी निकाल सकते हो, कोई भी मान पहले निकाल सकते हो, कोई भी मान बाद में निकाल सकते हो। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या चीज रहता है कि एक पार्ट 0 हो जाएगा तो दूसरे का मान निकल जाएगा, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर x धन 1 बराबर 0 लिए तो x का मान ऋण 1 रखेंगे तो b 0 हो जाएगा, a का मान निकल जाएगा। इस तरीके से समीकरण 2 x धन 1 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 1 समीकरण 2 में रखने पर। अब इस समीकरण 2 क्या है हमारा? 2 x का मान कितना लिए हैं हम? ऋण 1। दोनों पक्षों में x का मान रखना है, जो थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पर भी x है तो यहां पर भी हम ऋण 1 धन 3 बराबर a ऋण 1 ऋण 3 धन b ऋण 1 और धन 1, ऋण 1 और धन 1, जहां जहां x था वहां वहां ऋण 1 रख दिए। इसको हम हल करेंगे तो ये ऋण 2 और धन 3, तो यहां बच गया 3 में से 2 गया 1, ये a, ये ऋण 4 हो गया और प्लस b, ये कितना हो गया? 0। 1 बराबर ऋण 4a, तो a का मान कितना हो जाएगा? ऋण 1/4। ठीक है, यह a का मान निकल गया ऋण 1/4। आप इसको समीकरण नंबर 3 दे सकते हो। दूसरा, पुनः x ऋण 3 बराबर 0 हो तो x बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर। पहली स्थिति में आप x धन 1 बराबर लिए थे, दूसरी स्थिति में चूंकि वह सर्वसमीकई है तो यहां पर भी x ऋण 3 बराबर 0 हो तो इसको हम 0 ले रहे हैं तो x का मान 3 आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो। अब यह हम मान को रख देते हैं तो 2 ये 3 धन 3 बराबर a 3 ऋण 3, यहाँ x का मान 3 लिखे, 3 ऋण 3 धन b 3 धन 1, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, ये a के साथ 0 हो गया और धन 3 और 1 4 b, तो b का मान कितना आ जाएगा? 9/4। पक्षांतर कर देंगे तो ये तो 0 हो गया, ये 4 इस 9 के नीचे आ जाएगा तो b का मान आ गया 9/4, समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 आने के बाद a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रख देते हैं 2x धन 3 बटे x धन 1 और x ऋण 3 बराबर a का मान हमारा आया था ऋण 1/4, x धन 1 धन b का मान आया 9/4 x ऋण
3, या इसी को हम इसी प्रश्न में आगे बढ़ा दे रहे हैं। वहाँ नीचे यहाँ तक के बाद ये प्रश्न वही है, उसको हम लिख सकते हैं। उस वाले पार्ट को पहले लिख दिए 9/4 x ऋण 3 ऋण 1/4 x धन 1, और यही हमारा इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे जो 2 भाग में है। चूंकि a का मान ऋणात्मक में आया था इसलिए उसको बाद में लिख दिए। ठीक है, दोबारा बताने की आवश्यकता। चलिए इस सवाल को लिखिए, इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको लिखिए। चलिए इसको लिख लिए होंगे, अभी आप लोग इसको मिटा देते हैं। एक आध और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जैसे 3x ऋण 1 बटे x ऋण 1 और 2x धन 3 बराबर a बटे x ऋण 1 प्लस 5 2x 5/11 2x प्लस 3 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। 3x ऋण 1 बटे x ऋण 1 2x धन 3 बराबर a बटे x ऋण 1 धन 5/11 2x धन 3 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब अभी तक के हमको a और b दोनों का मान निकालना था। अब इस क्वेश्चन में a का मान दिया हुआ है, b का मान हमको ज्ञात करना है। यह सवाल भी हमारा उसी तरीके से ही बनेगा। हल 3x ऋण 1 x ऋण 1 2x धन 3 बराबर a x ऋण 1 प्लस 5/11 2x धन 3, यह 3x ऋण 1 x ऋण 1 2x धन 3 बराबर a 11 2x धन 3 धन 5 x ऋण 1 बटे x ऋण 1 2x धन 3 और ये हो गया 11। इसका लघुत्तम निकाले तो x ऋण 1 2x धन 3 और ये 11 भी रहेगा। a का गुणा 11 2x धन 3 से हो जाएगा और इस 5 का गुणा x ऋण 1 से हो जाएगा। दोनों तरफ x ऋण 1 2x धन 3 है, यहाँ पर भी x ऋण 1 2x धन 3 है, ये कट जाएगा
3x ऋण 1 बटे 1 हो गया, इधर आ गया a 11 2x धन 3 धन 5 x ऋण a बटे 11। अब हमको मान किसका ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है। इस a का मान ज्ञात करना है और a का मान यहां पर देखिए, ये वाला एक प्लस में पोर्शन है x के साथ में, तो यहां पर हम क्या करते हैं, अब x बराबर 1 लेने पर जब हम x के बराबर 1 ले लेते हैं तो ये मिल जाता है हमको 3 1 ऋण 1 बराबर a 11 और कोष्टक में है 2x धन 3 धन 5 1 ऋण 1 और पूरा का बटे 11। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 रख देते हैं, यहाँ भी 1 रख दिए, ये 2x धन 3 में x का मान 1 रख दिए और x ऋण 1 में भी x का मान 1 रख दिए बटे 11। ये 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, इधर a, ये 11, ये हो गया हमारा 2 एकम 2 तो 2 और 3 5, तो इस 11 में 5 का गुणा हो गया और दूसरे तरफ कितना हो जाएगा 0 पूरा का बटे 11। 1 में से 1 गया 0, 5 से गुणा होगा तो 0 जाएगा। 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55 a, इस 11 का 5 से गुणा हो गया, a का मान कितना हो जाएगा 22 बटे 55 या a बराबर 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55, तो a का मान आ गया हमारा 2 बटे 5। हो गया? मेरे ख्याल से दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पैटर्न वही है। पहले 2 का मान ज्ञात करना था, अब a का मान ज्ञात करना है। सर्वसमीका है तो हम सीधा सीधा उसमें क्या लिख दिए, x बराबर 1 लेने पर। लेने का में आपको ध्यान रखना है कि 0 लाना है। ऋण 1 में दिया हुआ है तो धन 1 लेंगे, धन 1 दिया हुआ है तो ऋण 1 लेंगे। एक पार्ट 0 आ जाएगा तो दूसरे पार्ट का मान आसानी से आप निकाल सकते हो, चाहे आपको a का मान ज्ञात करना हो चाहे b का मान ज्ञात करना हो। इसी से संबंधित एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। पाँच एक्स धन 8 बटे x ऋण 2 और x धन 4। बाकी मैं आगे नहीं लिख देता हूं। चलिए, आंशिक भिन्न में व्यक्त कीजिए। ठीक उसी पैटर्न के ही सवाल हैं। हल 5x धन 8 बटे x ऋण 2 और x धन 4 बराबर a बटे x ऋण 2 धन b बटे x धन 4 मान लो और समीकरण नंबर
1 हो गया। अतः 5x धन 8 बटे x ऋण 2 और x धन 4 बराबर a x धन 4 धन b x ऋण 2 पूरा का बटे x ऋण 2 और x धन 4। ये दोनों होने के बाद में 5x धन 8 बराबर a x धन 4 b x ऋण 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 ए सर्व समीका है। अतः कोई भी एक को x ऋण 2 बराबर 0 लेने पर x बराबर 2, x ऋण 2 है यहाँ पर, इसको लेंगे तो b वाला पोर्शन पहले 0 हो जाएगा। तो x ऋण 2 बराबर 0 लेने पर x बराबर 2, x का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में हम मान रखेंगे तो 5, x का मान कितना निकाले हम 2 निकाले हैं, 5x धन 8 है तो 5x की जगह 2 रख दिए, धन 8 बराबर a x धन 4 तो 2 धन 4 धन b x ऋण 2 तो 2 ऋण 2। ध्यान एक चीज रखना है इन सवालों को हल करते समय, कई बार कोई कितना भी बनाए, बनाने के बाद भी गलतियां हो जाती है यदि आप मान को ध्यान से ना रखें। तो कोशिश ये करना, चूंकि ये तो ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड में हम एक हाथ इस ओर और दूसरा हाथ उस ओर तो नहीं रख सकते, काफी डिस्टेंस होता है। आप जब अपने कॉपी में लिखो तो मान रखते समय आपका लेफ्ट हैंड जरूर उस मान के ऊपर में एक बार चले जाए। जब आप कॉपी में मान रखोगे, यहाँ पर आपका x का मान 2 आया है तो आपका लेफ्ट हैंड जहाँ पर आप कॉपी में लिखे हो उसके ऊपर में रहे और आपका जो राइट हैंड है वो जहाँ पर आप लिख रहे हो वहाँ पर रहे। तो इससे आपकी नज़र एक बार लेफ्ट हैंड में जाएगी, दूसरी बार राइट हैंड में जाएगी, तो आपसे गलती नहीं होगी और आप सही मान को सही तरीके से रख पाओगे। हल कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 8 18, 4 और 2 6, 6a प्लस हो गया ये 0, तो a इक्वल टू हो गया 18 बट्टे 6, 6 तिया 18, a का मान 3, समीकरण नंबर 3, 6 तिया 18 करके। ठीक है, पुनः दूसरा क्या था, x धन 4 बराबर 0 लेने पर x बराबर ऋण 4 समीकरण 2 में रखने पर 5 ऋण 4 धन 8 बराबर a ऋण 4 धन 4 धन b ऋण 4 ऋण 2। आपने अभी देखा होगा कि जब हम यहाँ पर मान रखे तो हमारा एक हाथ इक्वेशन में था, समीकरण 2 इक्वेशन क्या है उसमें हाथ रखने के बाद में हम मान रखते जा रहे थे। यदि थोड़ा सा भी आप गलती किए तो सवालों में बनाने के पश्चात गलती ढूंढना बहुत कष्टप्रद कार्य होता है और परीक्षा में आपको स्पीड भी मेंटेन करना होता है। यदि आप धीरे लिखेंगे कोई भी चीज़ को तो जितने नंबर सवाल रहते हैं, लगभग 27 सवाल रहते हैं आपके प्रश्न हल करने के, वो आप 3 घंटे में नहीं कर पाओगे। हल कर देते हैं। 5 चौक 20 माइनस हो गया और ये 8, तो 20 में से 8 गया तो
12 बच जाएगा, -12, और इधर ये वाला पोर्शन 0 हो गया, -4 और +4, और इधर आ जाएगा -6b, -4 और -2, -6 हो गया, माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो -6b इक्वल टू 12, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12 अपान -6, तो ये 2 बार कट गया, b का मान आ गया 2। इसको दे दिया आप समीकरण नंबर 4। इस समीकरण का मान देने के बाद ऊपर लिख देते हैं a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखो, a बटे x ऋण 2 है, a का मान कितना निकाले हैं 3, तो ये हो गया हमारा 3 बटे x ऋण 2, और b का मान निकाले हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 बटे x धन 4। आप इसको आखिरी में लिख दोगे और आंसर लिख करके अंडरलाइन कर दोगे, तो आपका वो आंसर मिल जाएगा मान रखने पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि इनके सवालों को बड़े आसानी से हम बना सकते हैं, और मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई तकलीफ भी नहीं हुआ होगा। अभी जो हम 2 तरीके के सवाल हल किए, पहला सवाल हर में गुणनखंडों की पुनरावृत्ति नहीं होती थी और ऊपर अंश में अचर राशि रहती थी, जिसको कि कल पढ़े। आज का पैटर्न था हमारा कि हर में गुणनखंडों की पुनरावृत्ति नहीं होती हो, लेकिन अंश में बहुपद हो। एक चीज और ध्यान दिए होंगे आप कि हम सीधा सीधा उसका हल करके ले चल रहे थे। कई चीजें ऐसी है जिसको कि हमने बोला नहीं, जैसे आपको हम उचित भिन्न और विषम भिन्न के बारे में बताए थे, तो प्रश्नों में हमको देखने से पता चल जाता है। जैसे ये 2 गुणनखंड के रूप में है, यहाँ x है, यहाँ x है, गुणा होगा तो x² आ गया, और ऊपर में x है, मतलब ये उचित भिन्न में है, तो सीधा सीधा हो गया। यदि हम गुणा करते, यहाँ x³ आता और ऊपर में x की पावर 4 रहता, तो हमको फिर भाग दे करके उसको हल करना होता। तो इस प्रश्नावली 1.2 के और भी जितने सवाल हैं, शेष सवाल, उसको आप लोग अच्छे से करिएगा, आसानी से बन जाएंगे वो। कल हम इसके बारे में और दूसरे जो तरीके हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।